नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम सफारी करने जा रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के सबसे पॉपुलर जोन की दोबारा, जो कि है थिकाला जोन। तो अगर आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सफारी करने का प्लान कर रहे हैं तो आज हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किस तरह से आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए पहुंच सकते हैं, किस तरह से ऑनलाइन टिकट बुक किया जाता है सफारी के लिए, सफारी चार्जेस क्या होते हैं और आपको सफारी के लिए किस लोकेशन तक पहुंचना होता है। ये सारी छोटी बड़ी जानकारी आज आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही हम आपको ये जानकारी भी देंगे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के साथ साथ आप नैनीताल कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि नैनीताल का डिस्टेंस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सिर्फ 60 किलोमीटर्स का ही रह जाता है। तो आज हम आपको नैनीताल के लिए भी गाइड करेंगे कि नैनीताल में कौन कौन सी प्लेसेस हैं जहां पर आपको घूमना चाहिए, यानी कि फेमस टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में जानकारी देंगे। तो आइए मिलकर शुरुआत करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की सफारी के साथ। देखिए, जिम कॉर्बेट की सफारी करने के लिए हमको सबसे पहले अपना ऑनलाइन टिकट बुक करना होता है, जो कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे से बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन टिकट बुक करने के बाद हमें रामनगर शहर पहुंचना होता है, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में स्थित है। यहाँ पर पहुँचने के लिए हमको दो मार्ग देखने को मिलते हैं, एक सड़क मार्ग और एक रेल मार्ग। हम यहाँ पर राजस्थान से आए हैं, इसलिए हमने सड़क मार्ग को चुना है। सड़क मार्ग पर यहाँ पर हमें बस स्टैंड पर अपनी बस जो है छोड़ देती है। बस स्टैंड पे से थोड़ा सा आगे चलने पर ही हमें यहाँ पर एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बोर्डिंग ऑफिस दिखाई देता है, जहाँ पे आप कोई सी भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की सफारी के लिए हमको ठीक डिग्री कॉलेज के जस्ट सामने आना होता है, जहाँ पर ये जिप्सीज और जो कैंटर्स है वो खड़े हुए हमको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको आना है और अपना परमिट कुछ इस तरीके से गाइड सर को दिखाना है और उसके बाद वो आपको अंदर गाड़ी के अंदर प्रवेश दे देंगे और ले जाएंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की सफारी के लिए। तो अब हमें कैंटर में सीट अलॉट कर दी गई है और अब हम चल पड़े हैं रामनगर से धनखड़ी गेट की ओर, जो कि थिकाला जोन का मुख्य एंट्री गेट है। एक कैंटर में 16 मेंबर्स की सीट होती है और रामनगर से धनखड़ी गेट का डिस्टेंस लगभग 18 से 19 किलोमीटर का है और इस रास्ते के बीच में कई सारे रिसॉर्ट्स, कई सारे होटल्स पड़ते हैं। इन रिसॉर्ट और होटल से कुछ टूरिस्ट के पिकअप लिए जाते हैं जो कि रामनगर नहीं पहुंच पाते और इनका पिकअप लेने के बाद हम चलते हैं धनखड़ी गेट की ओर। ये रास्ता काफ़ी रोमांचक और काफ़ी सुंदर है। पूरा का पूरा रास्ता हरियाली से भरपूर है। आपको इस रास्ते के दौरान बिल्कुल थकावट महसूस नहीं होगी और आपको एहसास होगा कि आप जंगल के और करीब जाते जा रहे हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं धनखड़ी गेट, जो कि थिकाला जोन का मुख्य एंट्री गेट है। यहाँ पर टिकट और आईडी वेरिफिकेशन के बाद हमारी सफारी स्टार्ट होती है। तो अब हमारा टिकट वेरिफिकेशन हो चुका है और अब हम सभी काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो चलिए अब चलते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के थिकाला जोन में सफारी के लिए। तो अब यहाँ से हमारी सफारी स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है जिसमें हम अंदर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। थिकाला जोन में कैंटर सफारी का ड्यूरेशन लगभग 6 आवर्स का होता है, यानी कि ये सफारी लगभग 6 घंटे की होती है। यहाँ की सबसे कॉमन वेजिटेशन है साल ट्रीज की। ये जो बड़े बड़े पेड़ हम देख पा रहे हैं, ये हैं साल ट्रीज के। और कड़ी पत्ता जो हम खाना बनाने में उपयोग लेते हैं, उसकी वेजिटेशन यहाँ की दूसरी कॉमन वेजिटेशन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में काफ़ी वैरायटीज़ के वाइल्ड एनिमल्स हैं जिन्हें हम यहाँ पर स्पॉट कर सकते हैं। अभी हमारी शुरुआत हो रही है स्पॉटेड डियर्स के साथ, जो कि एक हर्बीवोर है, यानी कि एक शाकाहारी जीव है। स्पॉटेड डियर की आई साइट काफ़ी अच्छी होती है। अगर टाइगर कुछ दूरी पर भी है तो ये उन्हें अच्छे से देख पाते हैं और अलार्म कॉल निकालते हैं, जिससे कि अदर वाइल्ड एनिमल्स सतर्क हो जाएं कि टाइगर आसपास ही है। स्पॉटेड डियर्स को हिंदी में चित्तीदार हिरण या फिर चीतल भी कहा जाता है। वाइल्ड लाइफ सफारी के दौरान टाइगर को ढूंढना एक बहुत ही एडवेंचरस टास्क होता है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सफारी के दौरान हम जंगल में हैं और जंगल में टाइगर की कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होती, कोई पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट नहीं होता कि वहां हम जाएं और टाइगर को देख लें। हमें यहाँ पर टाइगर को ढूंढना पड़ता है और यहाँ पर जंगल के अंदर टाइगर को ढूंढने के लिए 2 तरीके हैं जिन्हें अपनाया जाता है, जिन्हें फॉलो किया जाता है। पहला तरीका है कि हमें रास्ते पर देखते हुए चलना होता है कि कहीं टाइगर
टाइगर के पग मार्क्स तो नहीं जो कि रोड पर दिखाई दे रहे हैं। अगर पग मार्क्स हमें दिखाई देते हैं तो हमें पग मार्क को फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ना पड़ता है ताकि हम टाइगर को देख सकें। दूसरा तरीका होता है अलार्म कॉल या वार्निंग कॉल का। अगर हमें जंगल में टाइगर को ढूंढना है तो हमें अलार्म कॉल या वार्निंग कॉल को शांति से सुनना पड़ता है। अगर कहीं टाइगर है तो वहाँ पर अलार्म कॉल आती है। अगर टाइगर हल्का सा भी मूवमेंट करता है तो वाइल्ड एनिमल्स जो कि उस टाइगर के आसपास के एरियाज में हैं वो टाइगर को देखकर एक स्पेसिफिक आवाज़ निकालते हैं जिसे अलार्म कॉल या वार्निंग कॉल कहते हैं, जिससे कि दूसरे वाइल्ड एनिमल्स सतर्क हो जाते हैं कि इस एरिया में टाइगर है और अब उन्हें बचकर रहना है। तो इस अलार्म कॉल का फ़ायदा हम उठाते हैं टाइगर को ढूंढने में ताकि हम टाइगर को देख सकें। अभी हम देख रहे हैं एक सांभर डियर जो कि हमसे काफ़ी करीब है। सांभर दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाए जाने वाला सबसे बड़ा हिरन है। मेल सांभर डियर के सिर पर सींग होते हैं जबकि फीमेल सांभर डियर के सिर पर सींग नहीं होते। और अभी हम जो सांभर डियर देख रहे हैं ये एक फीमेल सांभर डियर है। सांभर डियर की आईसाइट वीक होती है लेकिन इनके अलार्म कॉल काफ़ी एग्जैक्ट होती है कि अगर इन्होंने अलार्म कॉल दी इसका मतलब है कि टाइगर आसपास होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनकी स्मेलिंग पावर काफ़ी स्ट्रांग होती है। अभी हम देख पा रहे हैं बार्किंग डियर जो कि काफ़ी छोटी साइज़ का हिरन होता है। इसका नाम बार्किंग डियर इसलिए है क्योंकि इसके आसपास जब भी खतरा होता है, जैसे कि टाइगर अगर इसके आसपास है तो ये अलार्म कॉल निकालता है जो कि ऐसा लगता है कि एक डॉगी भौंक रहा हो। अभी हम देख पा रहे हैं एक वाइल्ड बोर जिसे हम हिंदी में जंगली सूअर कहते हैं। ये एक ओमनीवोरस मैमल है, यानी कि एक ऐसा जीव जो कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों है। एक मेल वाइल्ड बोर फीमेल से थोड़ा बड़ा और हैवी होता है साइज में। उसके दांत भी नजर आ रहे हैं। दांत है, उसके दांत है लेकिन वो बालों से वो हो रहा है। ये रिवर देख रहे हैं ना, ये रिवर का नाम है रामगंगा। इसमें क्रोकोडाइल घड़ियाल भी है। जहाँ पर गहरा पानी वहाँ पे हर जगह पे नहीं है, जहाँ जहाँ गहरा पानी, जैसे धूप के लिए बाहर आते हैं ना तभी दिखते हैं। पर आजकल तो धूप बहुत ज़्यादा तेज है इसलिए एकदम बाहर नहीं आते। विंटर में जो है बाहर आते हैं। तो अब हम इस घने जंगल से होते हुए एक ऐसे एरिया की ओर बढ़ते जा रहे हैं जिसे कहते हैं ग्रासलैंड्स, यानी कि घास के मैदान, जहां पर टाइगर, एलिफेंट्स और अन्य वाइल्ड एनिमल्स के दिखने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अब यहाँ से शुरू होते हैं ग्रासलैंड्स जो कि वाइल्ड एनिमल्स की साइटिंग के लिए एक प्रीमियम एरिया है। और ये देखिए यहाँ पर हाथियों की एक बहुत बड़ी फैमिली नज़र आ रही है। इसमें मेल, फीमेल और साथ में बेबी एलिफेंट शामिल हैं। जिन हाथियों के दांत हैं वह सभी मेल एलिफेंट्स हैं और जिनके दांत नहीं हैं वो फीमेल एलिफेंट्स हैं। अभी हम यहाँ पर जितने भी हाथी देख पा रहे हैं ये सभी वाइल्ड एलिफेंट्स हैं जो कि अभी यहाँ पर ग्रेजिंग कर रहे हैं। हाथी पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है जो कि ज़मीन पर रहता है, यानी कि एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट लैंड मैमल ऑन दिस अर्थ। हाथियों की खाने पीने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। एक हाथी एक दिन में औसत 100 से 250 केजीज तक फूड कंज्यूम कर सकता है, यानी कि 100 से 250 किलो तक खाना खा सकता है और एक दिन में अप्रॉक्स 200 लीटर तक पानी पी सकता है। तो अब हम कुछ ही देर में ग्रासलैंड के एक ऐसे पोर्शन की ओर बढ़ने वाले हैं जहां पर टाइगर के दिखने की संभावना बहुत ज़्यादा है, जहां पर टाइगर हमें दिखाई दे सकता है। लेकिन उससे पहले हम चल रहे हैं धिकाला रेस्ट हाउस की तरफ, जहां पर कैंटर को कुछ देर के लिए रोका जाएगा फॉर फैसिलिटीज़ एंड रिफ्रेशमेंट। यहाँ पे नाइट स्टे के लिए बने हुए हैं सारे रूम। जिप्सी सफारी होती है जी, नाइट स्टे करोगे तो जिप्सी सफारी, और अगर आप नॉर्मल स्टे नहीं करना चाहते हो तो फिर कैंटर। कैंटर सफारी।
ठीक है सर। अभी यहाँ से हम लोग ग्रासलैंड की तरफ जाएंगे। देखिए ढिकाला जोन का रेस्ट हाउस है। अब हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे। हम रुक चुके हैं यहाँ पे। ये ढिकाला जोन करीब 20 to 30 किलोमीटर्स के बाद पड़ता है वहाँ से, जहाँ से हमने सफारी शुरू की थी। यहाँ पर आपको कुछ देर का वेट मिलता है, टाइम मिलता है। आप चाहे तो यहाँ पे वॉशरूम कर जा सकते हैं और यहाँ छोटी मोटी कैंटीन भी बनी हुई है। आपको कुछ खाना पीना हो तो आप खा सकते हैं। अभी हमें एक जिप्सी इन्फॉर्मेशन देकर गई थी कि आगे की ओर टाइगर है। अब हम उस एरिया में पहुंच चुके हैं जहां पर टाइगर की साइटिंग हो रही है। और ये देखिए, जैसा कि गाइड सर को अंदाज़ा था, यहाँ पर एक टाइगर है। थोड़ा सा उस जगह से आगे चले और ये टाइगर हमें नज़र आ चुका है और बहुत ही अच्छे से सीन में हम इस टाइगर को देख पा रहे हैं। यहाँ पर वाटर का सोर्स है और ये टाइगर जस्ट पास ही आता जा रहा है, बहुत ही नियर बाय है। ये देखिए, हम इसको काफ़ी जूम पे देख रहे हैं फिर भी, क्योंकि ये काफ़ी दूर है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे से टाइगर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, अभी हम इसको काफ़ी दूर से देख रहे हैं और टाइगर अभी थोड़े डिस्टेंस पर है हमारे, लेकिन इतना भी ज़्यादा डिस्टेंस इसमें नहीं है अभी। ये देखिए, टाइगर अभी खड़े होकर जस्ट ऑब्जर्व कर रहा है अबाउट द सिचुएशन। ये देखिए, टाइगर ने मूवमेंट शुरू किया है यहाँ पर। जैसे हमारे कैंटर के बहुत नज़दीक है अभी टाइगर। ये देखिए, बहुत पास में है, बहुत पास आता जा रहा है। ये देखिए, ये खड़े होकर ऑब्जर्व करता है पहले इन सिचुएशंस को। देखिए, बहुत पास में टाइगर, बहुत पास में हम देख पा रहे हैं टाइगर को मूवमेंट करते हुए, बहुत ही पास में है। ये देखिए, टाइगर यहाँ से थोड़ा दूर जाता जा रहा है, काफ़ी दूर जाता जा रहा है। टाइगर कभी भी किसी पर अटैक नहीं करते ऐसे इस तरह से। वो उनको रास्ता दे दो, अपने आप चले जाएंगे। वाइल्ड एनिमल्स कभी भी किसी को परेशान नहीं करते ऐसे। ये देखिए, काफ़ी दूर पहुँच चुका है, काफ़ी दूर जा चुका है। अभी हमारी सफारी का टाइमिंग काफ़ी सारा बचा हुआ है और अभी हम जंगल के और अंदर जाने वाले हैं, जहां पर टाइगर और अन्य वाइल्ड एनिमल्स के दिखने के चांसेस और भी ज़्यादा हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं कि ऐसे एरिया की तरफ जहाँ पर टाइगर के दिखने की संभावना और भी ज़्यादा है। ये ग्रासलैंड एरिया है जहाँ पर टाइगर के दिखने की संभावना हो सकती है। तो हम यहाँ पर चेक करते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। वैसे अभी यहाँ पर हमें वाइल्ड बोर नज़र आए, जो कि जंगली सूअर हैं। यहाँ पर देखिए, ये अंदर की ओर जाते जा रहे हैं, ग्रास के अंदर, ग्रासलैंड में ये आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर हाथी नज़र आ रहा है, काफ़ी दूर है लेकिन काफ़ी अच्छे से हम इसको देख पाएंगे। देखिए, ये हाथी है जो कि अभी यहाँ पर ग्रासलैंड में ग्रेजिंग कर रहा है। और अब ये देखिए, यहाँ पर ये स्टार्ट हो चुका है वो प्रीमियम एरिया, जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स के दिखने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ही खूबसूरत सा ग्रासलैंड है जिसमें हम चलते जा रहे हैं आगे की ओर। और यहाँ पर चांसेस इसलिए भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट नहीं है। अगर कोई भी वाइल्ड एनिमल होगा तो हमें वो ईजिली यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ पर कुछ ही दूर चलने के बाद हमें हाथियों का एक बहुत ही बड़ा ग्रुप यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत सारे हाथी हमें इसमें एक साथ ही नज़र आ रहे हैं। जैसे कि हाथी एक सोशल एनिमल है, एक सामाजिक प्राणी है। ये ग्रुप्स में ही पाए जाते हैं अक्सर। और यहाँ पर अभी ये हाथी ग्रेजिंग कर रहे हैं। जनरली एलिफेंट्स घास, पत्तियाँ, फल फूल इस तरह की चीज़ें खाते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है सीज़न पर कि किस तरह की वेजिटेशन है। उस हिसाब से इनकी जो फूड आइटम्स की चॉइसेस है वो बदलती रहती हैं। लेकिन एक हाथी दिन भर में लगभग 150 किलो तक फूड खा सकता है, यानी कि 150 किलो फूड एक हाथी एक दिन में खा लेता है। इनकी काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी होती है।
और हाथी के पानी पीने की कैपेसिटी को अगर देखें तो हाथी एक दिन में लगभग 200 लीटर तक पानी कंज्यूम कर सकता है, यानी कि 200 लीटर तक पानी एक हाथी दिन भर में पी सकता है। एलिफेंट्स की डाइटरी कैपेसिटी बहुत हाई होती है। जैसे कि हम जानते हैं एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट लैंड मैमल ऑन दिस अर्थ, यानी कि ज़मीन पर पाए जाने वाले स्तनधारियों में से एलिफेंट सबसे बड़ा है। वैसे अगर हम पूरी अर्थ के लेवल पे बात करें जिसमें वाटर भी इंक्लूडेड है तो ब्लू व्हेल सबसे बड़ा मैमल है, लेकिन अगर लैंड के लेवल पर बात करें, अगर ज़मीन के लेवल पर बात करें तो एलिफेंट सबसे बड़ा मैमल है। हाथियों के वज़न की बात करें तो एक मेल हाथी का 4000 किलो यानी कि 4 टन तक का वेट होता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और अगर फीमेल की बात करें तो 3000 किलो यानी कि 3 टन तक का वेट एक फ़ीमेल हाथी का होता है, इससे ज़्यादा इसके आसपास हो सकता है, लेकिन ये एवरेज वेट है जो कि एक हाथी का नॉर्मली होता है। सो द एलिफेंट विच वी आर सीइंग नाउ आर द एशियाटिक एलिफेंट, यानी कि ये एशियाई हाथी हैं जिनका लाइफ स्पैन यानी कि जिनका जीवन काल 48 ईयर्स का होता है। लगभग इनकी जीवन आयु 48 ईयर्स की होती है, जो कि अफ्रीकन हाथी के मुकाबले थोड़ी सी कम है, क्योंकि अफ्रीकन हाथी की जो एज होती है वो लगभग 60 से 70 साल होती है और इनकी 48 ईयर्स की होती है। अफ्रीकन एलिफेंट्स और एशियाटिक एलिफेंट्स में साइज़ का भी डिफरेंस होता है। अफ्रीकन एलिफेंट्स थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं और ये जो एशियाटिक एलिफेंट्स हैं थोड़े छोटे साइज़ के एलिफेंट्स होते हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने की है कि जो मेल एलिफेंट्स होते हैं उनके ही बाहर वाले दांत होते हैं। जो बड़े दांत हम देखते हैं हाथियों के वो सिर्फ मेल एलिफेंट्स में होते हैं, फीमेल्स में नहीं होते। एलिफेंट एकमात्र ऐसा मैमल है जो कि जंप नहीं कर पाता अपने भारी वज़न की वजह से, लेकिन ये अच्छे तैराक होते हैं। ये बहुत अच्छी स्विमिंग करते हैं और स्विमिंग के दौरान ये अपनी सूंड को ऊपर की तरफ रखते हैं ताकि ये सांस ले सकें। हाथी अपनी सूंड से पानी नहीं पीते, लेकिन इसे एक टूल की तरह, एक औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं पानी पीने के लिए। हाथियों की याददाश्त बहुत स्ट्रांग होती है। अगर उन्हें कोई चीज़ मेमोराइज है तो वो उसे कभी नहीं भूलते हैं, क्योंकि हाथियों के जो ब्रेन का टेम्पोरल लोब है वो काफ़ी बड़े साइज़ का होता है। टेम्पोरल लोब मतलब वो एरिया जहाँ पर मेमोरी स्टोर होती है। तो हाथियों के दिमाग का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा होता है जहाँ पर मेमोरी स्टोर होती है। इस वजह से हाथियों की याददाश्त काफ़ी अच्छी होती है। हाथियों का वैज्ञानिक नाम है एलिफस मैक्सिमस, यानी कि इनका साइंटिफिक नेम है एलिफस मैक्सिमस। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करूँ कि हाथियों का जो बच्चा होता है वो बर्थ के जस्ट 20 मिनट्स के बाद ही खड़ा हो सकता है और लगभग 1 घंटे के अंदर वो वॉक करना भी शुरू कर देता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि हमें जानना चाहिए कि हाथी इतनी जल्दी ट्रेंड हो जाते हैं, यानी कि जस्ट आफ्टर बर्थ हाथियों का बच्चा स्टैंड कर सकता है, खड़ा हो सकता है और 1 घंटे के अंदर वो चलना भी शुरू कर देता है। तो अब यहाँ हम नदी किनारे चेक करते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइगर के दिखने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टाइगर को ठंडी जगह रहना बहुत पसंद है। तो टाइगर पानी के आसपास हमें मिल सकता है, क्योंकि समर टाइम में सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी अगर आपको वाइल्ड एनिमल्स को देखने की होती है तो वो पानी के करीब होती है। जहाँ पर पानी है वहाँ पर संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्पेशली गर्मियों के टाइम में। और यहाँ पर एक टाइगर है जस्ट बुशेस के अंदर। उसको देख लो सही से, शोर नहीं देखा, झट से देखा मैंने। देखिए यहाँ पर टाइगर है जो कि जस्ट बुशेस के अंदर बैठा हुआ है। ये टाइगर यहाँ पे उठ चुका है। गजब का दिखाया। बच्चा है, अभी बच्चा है। आप ना आगे लो ना, आगे लो, नहीं तो आप देखिए टाइगर जंगल के अंदर जा चुका है, अब वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर काफ़ी घनी झाड़ियाँ हैं जिनके अंदर वो टाइगर बैठा हुआ था और बैठा होने की वजह से वो हमें क्लियरली नज़र नहीं आ पा रहा था, लेकिन जैसे ही वो उठा तो हमें वो काफ़ी अच्छे से नज़र आया। इतनी बढ़िया मॉनिटर लेजर्ड है। तिलक देख, देखिए
मॉनिटर लिजर्ड बाकी लिजर्ड के कंपैरिजन में काफ़ी इंटेलिजेंट होती हैं और इनका एक और फीचर कि ये अपनी आँखों को ब्लिंक नहीं करती, आँखें झपकाती नहीं हैं और इनकी विज़न पावर बहुत अच्छी होती है। ये लगभग 10 फीट लंबी हो सकती हैं। इनकी उम्र लगभग 8 से 30 साल हो सकती है। मॉनिटर लिजर्ड काफ़ी अच्छे स्विमर्स होते हैं, काफ़ी अच्छे तैराक होते हैं और ये कार्निवोरस हैं, यानी कि ये मांसाहारी जीव हैं और अपना खाना बहुत फास्टली खा सकते हैं, बहुत तेज़ी से ये अपना खाना खाते हैं। और क्योंकि इसका कारण ये है कि ये खाने को निगल लेते हैं डायरेक्टली, मतलब खाने को चबाने की वजह ये डायरेक्टली निगल जाते हैं और निगलने के दौरान इनके जो नेक की मसल्स हैं, जो गले की मसल्स हैं, वो चौड़ी हो जाती हैं, जो कि खाने को डायरेक्टली अंदर जाने में मदद करती हैं और ये फटाफट से अपना खाना खा के वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे कि अभी ये मॉनिटर लिजर्ड अपने होल के अंदर वापस से चला गया है। तो अब हमारी सफारी का समय भी समाप्त होने को आया है। अब हमें उसी रास्ते को फॉलो करते हुए बाहर की ओर जाना होगा जिस रास्ते से हम अंदर की ओर आए थे। तो ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे पॉपुलर धिकाला जोन, जिसकी नेचुरल ब्यूटी, इसके लैंडस्केप, इसकी वेजिटेशन, इसका फ्लोरा एंड फौना हमें इसकी तरफ आकर्षित करता है और हम आते हैं इस प्राकृतिक सौंदर्य के बीच वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए। तो अब हमारा सफारी टाइमिंग खत्म हो चुका है। हम धनखड़ी गेट से बाहर आ चुके हैं, जो कि धिकाला जोन का मुख्य एंट्री गेट है। धिकाला जोन मॉनसून के दौरान क्लोज रहता है। इसका क्लोजिंग ड्यूरेशन है 15 जून टू 15 नवंबर। लेकिन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के कुछ जोन ऐसे भी हैं जो कि थ्रू आउट द ईयर खुले रहते हैं, यानी कि वहां पर आप साल में कभी भी सफारी कर सकते हैं। और इसी के साथ एक और इंटरेस्टिंग प्लेस है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। धनखड़ी गेट पर एक फेमस म्यूजियम है जो कि जो महान शिकारी थे जिम कॉर्बेट, उनके ऊपर डेडिकेटेड है। जैसा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो नाम दिया गया है उन्हीं के नाम पर दिया गया है, तो उनका ये म्यूजियम है। उनकी जो पुरानी चीज़ें वो यहाँ पर हैं। कई सारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी जो डेड बॉडीज़ जो कि प्रिजर्व करके रखी जाती हैं वो इस म्यूजियम में आपको देखने मिलेंगी। इस म्यूजियम का चार्ज है 100 रुपीज़ पर पर्सन। तो अब कुछ ही देर में मैं आपको जानकारी दूंगा कि कैसे आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए सफारी टिकट बुक कर सकते हैं गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा नैनीताल के बारे में कि नैनीताल अगर आप घूमना चाहते हैं तो आप जिम कॉर्बेट से कैसे नैनीताल के लिए पहुँच सकते हैं और कौन कौन सी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिन्हें आप नैनीताल में एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप नैनीताल कैसे पहुंच सकते हैं। नैनीताल आप बाय रोड बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। कई सारी बसेस भी चलती हैं इस रूट पर, तो बस से भी आप पहुंच सकते हैं क्योंकि रामनगर से नैनीताल का जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर्स का है, तो आप इसे बड़ी आसानी से बाय रोड पार कर सकते हैं। नैनीताल में काफ़ी अच्छा ज़ू है जिसका नाम है जीबी पंत हाई एल्टीट्यूड ज़ू, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर जाकर बनाया गया है और इसमें काफ़ी वैरायटीज़ के वाइल्ड एनिमल्स हैं जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं। नैनीताल ज़ू के अलावा भी नैनीताल में और भी कई ऐसे स्थान हैं जो कि हम नैनीताल में एक्सप्लोर कर सकते हैं और मैं आपको छोटी सी झलक दिखाना चाहूँगा उन सभी स्थानों की जो कि नैनीताल में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। सबसे पहला स्थान है नैनी झील, जो कि एक प्राकृतिक झील है जहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं और नैनीताल के बहुत ही खूबसूरत नज़ारों का आनंद भी ले सकते हैं। तो अभी हम बोटिंग कर रहे हैं नैना झील के अंदर और इसका अनुभव वाकई में बहुत ही अमेजिंग है। ये लेक में जब आप बोटिंग करेंगे तो आपको बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आएगी क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ियों से ये लेक घिरी हुई है। और इस लेक की खास बात यही है कि ये इतनी ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर है और पहाड़ों के बीच में है, तो इसका नज़ारा देखते ही बनता है। अगर आप नैना झील के अंदर बोटिंग करते हैं तो यहाँ पर पिक्चर्स भी बहुत अच्छे आप ले सकते हैं। और पिक्चर्स के साथ साथ मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि नैना झील की जो हाइट है वो लगभग 1900 से 2000 फीट की ऊंचाई पर है, यानी कि समुद्र तल से अगर देखा जाए तो 1900 से 2000 फीट की ऊंचाई पर नैना लेक है। नैना झील के किनारे ही पाषाण देवी टेम्पल भी बना हुआ है और यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर भी है। अगर आप चाहें तो यहाँ दर्शन कर सकते हैं, चाहें तो बोटिंग से यहाँ बाहर का नज़ारा भी देख सकते हैं और ठंडी सड़क से होते हुए एक रास्ता आता है, वहाँ से आप मंदिर के लिए भी आ सकते हैं। नैना झील से आप पूरे नैनीताल का एक बहुत ही खूबसूरत व्यू भी ले सकते हैं। यहाँ पीछे देखेंगे आप तो नैना देवी मंदिर है और पहाड़ पर देखेंगे तो पूरा नैनीताल शहर यहीं पर बसा हुआ आपको नज़र आएगा।
इसी के साथ नैनीताल में जो दूसरा सबसे फेमस स्पॉट है वो है इको केव पार्क, जिसे इको केव गार्डन्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर प्राकृतिक गुफाएं हैं जिन्हें आर्टिफिशियली मॉडिफाई किया गया है और यह बहुत ही एडवेंचरस प्लेस है। तो थोड़ा अंदर चलते हैं और अंदर से इन गुफाओं को देखते हैं। थोड़ा धीरे धीरे करके मैं अंदर बढ़ता जा रहा हूँ और ये गुफा भी काफ़ी नैरो है, बहुत सकड़ी है, ये तो कुछ ज़्यादा ही सकड़ी है, लेकिन बहुत अच्छी प्लेस है। मैं मस्ट रिकमेंड करूँगा कि इस प्लेस पर आपको ज़रूर आना चाहिए। और अब यहाँ आगे से जो गुफा है और ज़्यादा नैरो हो जाती है, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए बहुत नैरो गुफा है और इधर पीछे का रास्ता भी बहुत सकड़ा सा था और यहाँ तो बहुत ज़्यादा नैरो है। इसी के साथ नैनीताल में है स्नो व्यू पॉइंट, जहां पर जनवरी फरवरी में बर्फ़ देखने मिलती है और यहां से नैनीताल का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा भी नज़र आता है। यहां पर एक एडवेंचर पार्क भी है जहां पर आप कई तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स का मज़ा भी ले सकते हैं। और इसके अलावा नैनीताल में है एसी गुफा, जिसे ठंडी गुफा के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ से प्राकृतिक रूप से बहुत ठंडी हवा आती है। यहाँ पर है लवर्स पॉइंट और सुसाइड पॉइंट, जो कि हनीमून कपल्स के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इसके अलावा नैना देवी मंदिर है जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। अब हम चल रहे हैं धीरे धीरे कर नैना देवी मंदिर के अंदर और आपको माता के दर्शन कराएंगे और साथ ही एक बहुत ही खूबसूरत व्यू भी दिखाएंगे, क्योंकि नैना देवी मंदिर से नैनी झील का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। नैना देवी मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें बजरंगबली के दर्शन होते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं मां नैना देवी के मुख्य मंदिर परिसर में और यहीं पर मां नैना देवी विराजमान है। नैनीताल का जो नाम पड़ा है वो नैना देवी के नाम पर ही पड़ा है। नैनीताल दो शब्दों से मिलकर बना है, नैन और ताल। नैन तो आए नैना देवी मंदिर से और जो ताल शब्द है वो इस तालाब यानी कि इस झील से पड़ा है, तो इन दोनों शब्दों को मिलाकर बन गया है नैनीताल। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माँ सती के दो नैन नैना देवी में गिरे थे तो उनके नैनों से अश्रु बहे थे और वो अश्रु इस तालाब के रूप में यहाँ पर भर गए थे। तब से इस तालाब का निर्माण हुआ है। नैना देवी मंदिर के पास और भी कई सारे भगवान के मंदिर बने हुए हैं, जैसे कि श्री राधा कृष्ण मंदिर है, नवग्रह मंदिर है और भैरव मंदिर है। अगर नैना देवी मंदिर की टाइमिंग की बात की जाए तो मंदिर सुबह 5 बजे ओपन हो जाता है और शाम को रात के समय यानी कि 9 बजे ये बंद हो जाता है। लेकिन बस इतना ही नहीं, नैनीताल में और भी कई सारे ऐसे स्थान हैं जो कि आपको नैनीताल में देखने चाहिए। हमने अभी ओवरव्यू आपको बताया है, लेकिन एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाया है नैनीताल के ऊपर, जिसमें हमने सभी स्थानों को अच्छे से दिखाया है और सारी जानकारी भी दी है कि नैनीताल आप कैसे घूम सकते हैं। तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा। आपको उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और बहुत ही अच्छा ऑप्शन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप नैनीताल और जिम कॉर्बेट एक साथ ही एक्सप्लोर करने का प्लान कर रहे हैं तो आप चाहें तो एक ट्रैवल पैकेज भी बुक कर सकते हैं फ्लूटो हॉलीडेज़ के साथ, जिसमें कि आपको सारी सुविधाएं इंक्लूडेड मिलती हैं, जिसमें कि आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, फूड फैसिलिटी, होटल फैसिलिटी सारी इंक्लूडेड मिलती हैं, जिससे कि आपको कोई भी अरेंजमेंट स्वयं नहीं करना होता और आप बड़े आसानी से और बड़े आराम से अपना ट्रिप एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो अपना हॉलीडे पैकेज फ्लूटो हॉलीडेज़ के साथ बुक कर सकते हैं। इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करके अपने ट्रैवल पैकेजेस बुक कर सकते हैं। तो अब कुछ ही देर में मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूँ कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से आप टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि टिकट बुक करने के बाद आपको कहाँ जाना होता है और बाकी का प्रोसीजर कैसे फॉलो होता है। ऑनलाइन टिकट बुक करने के बाद हमें रामनगर शहर पहुंचना होता है, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में स्थित है। यहाँ पर पहुँचने के लिए हमको 2 मार्ग देखने को मिलते हैं, एक सड़क मार्ग और एक रेल मार्ग। हम यहाँ पर राजस्थान से आए हैं, इसलिए हमने सड़क मार्ग को चुना है। सड़क मार्ग पे यहाँ पे हमें बस स्टैंड पे अपनी बस जो है छोड़ देती है। बस स्टैंड पे से थोड़ा सा आगे चलने पर ही हमें यहाँ पर एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बोर्डिंग ऑफिस दिखाई देता है, जहाँ पे आप कोई सी भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये परमिट बुक करने के बाद हमको क्या करना पड़ता है? परमिट 2 तरीके से 2 तरह का परमिट बुक होता है, एक नाइट स्टे, एक डे विजिट। जब आप नाइट स्टे का परमिट बुक करेंगे तो नाइट स्टे में ऑटोमेटिक सिस्टम है, वहाँ पर गाड़ी पड़ी है,
गाड़ी का ऑप्शन चूज़ कीजिएगा। गाड़ी नंबर आएगा, गाड़ी नंबर के साथ एक गाड़ी के अंदर एक गाड़ी मालिक का नंबर होता है। अच्छा जी। आप उससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। ओके। डायरेक्ट कांटेक्ट करने के बाद उसमें एक रेड लिस्ट आती है। अच्छा जी। जो रेड लिस्ट वहाँ पे दी गई है, मेंशन की गई है। अगर रेट की प्रॉब्लम है तो आप रेट वहाँ जा करके देख सकते हो। अच्छा। और बाकी जब आप उससे कांटेक्ट करोगे तो आपके पास ऑलरेडी एक दिन बाद 2 दिन पहले या हाथों हाथ, जैसे आप हाथों हाथ परमिट काटोगे, व्हीकल का नंबर आ जाएगा। कुछ लोग हमारे ऐसे ड्राइवर हैं जो आपको तत्काल ही फ़ोन करेंगे। अच्छा आप उनसे कहेंगे आपकी बुकिंग थी, उन्होंने कहा साहब मेरी गाड़ी का नंबर चूज़ हुआ है। जिस दिन आपकी आने की डेट होगी आपको उससे 1-2 दिन पहले आपको अपडेट करेंगे साहब, कल को आपको डिकाला जाना है या बिजरानी जाना है या जहाँ भी जाना है। उसके बाद साथ साथ आपको फ़ोन करेंगे और जिस दिन आप आएंगे तो गाड़ी के पैसे गाड़ी वाले को दिए जाते हैं। उसके बाद जो गाइड जाएगा एक से आपको वो 800 रुपये पर विजिट लगता है। गाइड का चार्ज 800 रुपये। 800 रुपये 800 रुपीज़ गाइड का चार्ज लगता है। वो आपको बाई हैंड आपको गाइड को देना पड़ता है। यहीं पे देने पड़ते हैं या गेट पे जब सफारी टाइम पर। अच्छा जी। तो जिप्सी का 2500 रुपये चार्ज। डे विजिट सफारी के लिए जो आपको चार्जेस पड़ता है वो बिजरानी का 2500 है। अच्छा जी। और बिजरानी झिन्ना ढेला गरजिया इसका 2800 रुपये है। हाँ जी। ये डे विजिट सफारी के रेट हो गए। अच्छा। जैसे नाइट स्टे में के अंदर ढिगाला गाड़ी जाती है, हाँ जी। उसके 6000 रुपये एक नाइट के। इसमें 2 टाइम सफारी होती है। ओनली सिर्फ जीप सफारी का चार्ज। उसमें गाइड चार्ज गाइड चार्ज इसके अंदर अलग है, अलग जो 800 रुपये पर विजिट लगता है। अच्छा जी। देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बोर्डिंग ऑफिस है। यहाँ पे करंट टिकट भी आपको कराए जाते हैं। मान लीजिए आपका टिकट बुक नहीं है और रामनगर में पहुँच जाते हैं और आपको सफारी करनी है तो यहाँ पे जाके आप करंट टिकट भी बुक करा सकते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का ऑफिस है। हाँ जी। अब ये आपका परमिट जो है आपने सीधे जो कैंटर की बुकिंग होती है, जो कैंटर लगे रहते हैं, हाँ जी। आपने ये सिर्फ ड्राइवर भैया को दिखाना है और अपनी आईडी कैरी करनी है, जो अच्छा कि गेट पे चेकिंग होता है। जो अच्छा। धनगढ़ी गेट पे जहाँ से धनगढ़ी एंट्री गेट होती है वहाँ से इसके चेकिंग होगा। अच्छा। और आपको यहाँ पे जो रही वेरिफिकेशन वाली बात, ये आपको ऑलरेडी आपका ऑनलाइन सिस्टम चला हुआ और ये सब सबमिट हो जाता है। अच्छा। तो आपको इसका वेरिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं। ढिकाला इस कॉर्बेट का एक तरीके से मान लिया हार्ड है। सबसे ढिकाला प्रमुख जोन है। प्रमुख जोन है और नंबर 1 पे आता है पूरे एशिया में। जितने भी 40-42 रिजर्व फॉरेस्ट हैं, काफ़ी वेटिंग चलती है सर यहाँ। बिल्कुल काफ़ी वेटिंग चलती है। और सर ऑलमोस्ट मतलब ढिकाला के अंदर क्या है, एक तो प्रॉपर रामगंगा रिवर है। अच्छा। और बड़े बड़े मतलब काफ़ी बड़े बड़े ग्रासलैंड के एरिया हैं। और इसमें एलिफेंट भी नजर आए। एलिफेंट के तो समर टाइम में काफ़ी हट दिखते हैं सर। अच्छा जी। और टाइगर भी होंगे लगभग। टाइगर तो सर बम्पर सेटिंग रहती है। हाँ, तो अच्छा। और दूसरी बात यह है, एक प्लस पॉइंट ढिकाला में ये मिलता है, ये एक शिवालिक फूड हिल है और काफ़ी खूबसूरत जंगल है। काफ़ी खूबसूरत। और साल फॉरेस्ट अदर्स मतलब काफ़ी अच्छी बर्डिंग अच्छी होती है। टाइगर सेटिंग के लिए अच्छा एरिया है, लेपर्ड सेटिंग के लिए अच्छा एरिया है। और क्रोकोडाइल पॉइंट है यहाँ पे, जिसमें आपको क्रोकोडाइल, एलिगेटर, गोल्डन फिश, गोल्डन महासेर, ऑटर वगैरह ये चीज़ें दिखती हैं, जो हमारे अदर गेटों में और कहीं नहीं दिखाई देती है, एक दुर्गा देवी के अलावा। दुर्गा देवी। पर वहाँ पे भी मतलब कंफर्म नहीं रहता कि दिखेगा, बट ये है ढिकाला में जहाँ पे हमारा ढिकाला सबसे बेस्ट जोन। बिल्कुल ढिकाला इज मतलब कॉर्बेट का हार्ट है सर। अच्छा जी। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की सफारी के लिए हमको ठीक डिग्री कॉलेज के जस्ट सामने आना होता है, जहाँ पर ये जिप्सीज और जो कैंटर्स है वो खड़े हुए हमको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको आना है और अपना परमिट कुछ इस तरीके से गाइड सर को दिखाना है और उसके बाद वो आपको अंदर गाड़ी के अंदर प्रवेश दे देंगे और ले जाएंगे जिम कॉर्बेट पार्क नेशनल पार्क की सफारी के लिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का सफारी टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हैं। देखिए, सफारी टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले वेबसाइट आप ओपन कीजिए अपने क्रोम ब्राउज़र में। उसके बाद आपको यहाँ ऊपर की तरफ ये कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा रजिस्टर एंड बुक, इस पर आपको क्लिक करना होता है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तो डायरेक्टली आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं किया हुआ तो यहाँ रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आईडी क्रिएट करने के लिए आपके कुछ जनरल डिटेल्स हैं जो कि आपको यहाँ पर फीड करनी होती हैं, जैसे कि आप कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, आपका ID कार्ड, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका फ़ोन नंबर और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो कि आपको यहाँ पर अपलोड करना होता है। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आप सबमिट करेंगे और आपकी आईडी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन के बाद वापस से आपको होम पेज पर जाना है और वापस से रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर लॉगिन करना है। हमने अपनी आईडी पहले ही क्रिएट करी हुई थी तो हमने डायरेक्ट लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का पॉपअप आपके सामने आएगा, आप इसे क्लोज कर सकते हैं। टिकट बुकिंग के ऑप्शन को ओपन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के सभी जोन्स के बारे में। देखिए, यहाँ पर एक जोन्स की लिस्ट है कि कितने जोन हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। यहाँ पर 8 जोन्स की लिस्ट है, सभी के प्राइजेज यहाँ पर लगे हुए हैं। ये सभी परमिट
परमिट चार्जेस हैं। ये टोटल चार्जेस नहीं है, जिप्सी और गाइड चार्जेस इन परमिट चार्जेस के अलावा अलग से एडिशनल होते हैं, जो कि अभी हम कुछ ही देर में जानेंगे उसके बारे में। लेकिन यहाँ पर सभी जोन्स की लिस्ट है। इसी के साथ यहाँ पर नाइट स्टे के चार्जेस की भी लिस्ट है कि नाइट स्टे अगर आप यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में करना चाहते हैं तो उसके कितने चार्जेस यहाँ पर होते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है और यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा बुकिंग का। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, अगर आप नाइट स्टे करना चाहते हैं तो नाइट स्टे को सेलेक्ट कीजिए, जंगल सफारी तो जंगल सफारी। तो हम जंगल सफारी को यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं और जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको सेलेक्ट जोन, कौन सा जोन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो ऑप्शन आएगा। हम यहाँ पर झरना जोन को सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह से आप धिकाला, बिजरानी, कोई भी जोन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ विजिट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, इवनिंग, मॉर्निंग या कोई भी आप इस तरह से ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। तो हम यहाँ पर इवनिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर इसके बाद आपको ये नीचे एक एरो का निशान मिल रहा है, उस पर क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट के आसपास की भी सफारी बुकिंग्स के डिटेल्स मिल जाएंगे। जिस भी दिन आप सफारी करना चाहते हैं आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जैसे कि हम 24/7/2022 को सफारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस ऑप्शन के हम मॉर्निंग स्लॉट को बुक करना चाह रहे हैं, जहाँ पर 7 सीट्स तो भर चुकी हैं 30 में से, मतलब 30 में से 7 सीट्स जो हैं वो ऑलरेडी फिल्ड अप हैं, अभी बाकी सीट्स हैं यहाँ पर। तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे 24/7/2022 के ऑप्शन पे, मॉर्निंग सफारी पे इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक पॉपअप आएगा जिस पर यस पर क्लिक करके हम साइट के दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। पेज के ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नजर आएगा। यहाँ पर एप्लीकेबल चार्जेस लिखे हैं, एंट्री फीस, व्हीकल फीस। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जो भी जोन आपने सेलेक्ट किया वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, डेट दिखाई देगी, शिफ्ट दिखाई देगी। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है नंबर ऑफ विजिटर, आप कितने लोग जा रहे हैं सफारी के लिए यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड करना होता है। प्रोसीड करने के बाद एक नया ऑप्शन आपके सामने ओपन होता है। यहाँ पर आपको अपनी पैसेंजर डिटेल्स डालनी पड़ती है। जितने भी लोग आपके साथ सफारी में जा रहे हैं उन सब की डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी पड़ती है, नेम, जेंडर, एज, कंट्री, ये सभी चीज़ें आपको डालनी पड़ेगी। और यहाँ पर एक फ़ोटो भी आपको अपलोड करना पड़ता है, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। और फिर यहाँ पर आपको गेट सेलेक्ट करना पड़ता है, कौन सा एंट्री गेट है, और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन पर एक्सेप्ट करके प्रोसीड पर क्लिक करना होता है। प्रोसीड करने के बाद एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाता है जिसमें सारी डिटेल्स आपकी दिखाई देती है। यहाँ पर चार्ज डिटेल्स भी हैं, जितने भी चार्जेस लग रहे हैं उन सभी को कैलकुलेट करके भी यहाँ पर दिखाया होता है। लेकिन ये सभी परमिट चार्जेस हैं, जिप्सी और गाइड चार्जेस इसके अलावा आपको देने होते हैं। इन सारी डिटेल्स को पढ़ने के बाद आप यहाँ पर प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको एक नए पेज पर रिडायरेक्ट करेगा जहाँ पर आप अपना पेमेंट कर सकते हैं और अपना टिकट कंफर्म कर सकते हैं, अपना परमिट कंफर्म कर सकते हैं। और उसके बाद आपके सामने जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपके सामने एक PDF आएगा जो कि आपका कंफर्मेशन टिकट होगा। लेकिन ये सिर्फ आपका परमिट बुक हुआ है, अभी आपको जिप्सी बुक करना बाकी है। तो यहाँ पर आप वापस से कॉर्बेट के ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आइए और नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए जाइए। आपको एक ऑप्शन नजर आएगा जिप्सी एलोकेशन का। यहाँ पर आपको इस येलो कलर के बटन पर क्लिक करना है, व्यू परमिट फॉर एलोकेशन। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने जिप्सी नंबर्स के साथ जिप्सियों की एक पूरी लिस्ट आ जाएगी। जिप्सी ओनर के नाम भी लिखे होंगे उसमें से आप कोई भी जिप्सी सेलेक्ट कर सकते हैं। और जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास जिप्सी ओनर का नंबर आ जाएगा जिससे आप बात कर सकते हैं और सारी डिटेल्स ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि परमिट कंप्लीट चार्जेस नहीं है सफारी के लिए, जिप्सी चार्जेस और गाइड चार्जेस एडिशनल होते हैं। तो जिप्सी के चार्जेस हैं 2500 से लेकर 2800। ये वेरी भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द जोन कि कौन से जोन में आप जा रहे हैं। और इसी के साथ गाइड चार्जेस हैं 800 रुपीज़ पर सफारी के। ये जो सभी चार्जेस हैं ये वेरी कर सकते हैं फ्यूचर में। तो करंट चार्जेस के लिए आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट को प्रेफर करें। एक जिप्सी सफारी का कॉस्ट आपको लगभग 4,500 से 5,000 रुपये तक पड़ेगा। ये डिपेंड करेगा कि कौन से जोन में आप सफारी करने जा रहे हैं। एक जिप्सी में 6 टूरिस्ट की सीट होती है, यानी कि एक जिप्सी में आप एक सफारी के दौरान 6 पर्सन तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे कम भी जाते हैं तो भी चार्ज लगभग इतना ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की शेयरिंग फैसिलिटी नहीं है। अगर आप 6 लोगों से कम भी जाते हैं सफारी के लिए तो भी आपको गाइड और जिप्सी का चार्ज उतना ही पे करना पड़ता है। धिकाला जोन में अगर आप डे सफारी कर रहे हैं, अगर आप वहाँ पर नाइट स्टे नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर सिर्फ कैंटर सफारी होती है जिसमें आपको जिप्सी बुक करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसमें जो परमिट का चार्जेस आपका कटे हैं वो ही उसके मेन चार्जेस होते हैं। इसके अलावा आपको कोई चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं होती।
तो ये थी हमारी सफारी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के धिकाला जोन की। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हमें काफ़ी अच्छी साइटिंग हुई। आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।